ठीक है, हम लोग कौन सा डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है क्वेश्चन? अगर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोला था श्री जो बनवारी लाल है ऑफ बॉम्बे डिटेल्ड टू इफेक्ट ऑफ अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस कवरिंग। मतलब वो डिटेल्ड में जानना चाहता है कि कितना हमने इंश्योरेंस का पॉलिसी लेना चाहिए, कवरेज कितना लेना चाहिए, जिससे क्या क्या कवर हो सके, लॉस ऑफ प्रॉफिट, एंड रिक्वेस्ट यू टू असर्टन द सम फॉर द इंश्योरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। वो चाहता है कि आप उसको निकाल कर बताए कि वो कितने की पॉलिसी एक्वायर्ड करनी चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन में दिया है नॉन स्टैंडिंग चार्जेस। ये क्या है? नॉन स्टैंडिंग चार्जेस, जो कि 80% ऑफ द टर्नओवर है। नॉन स्टैंडिंग मतलब कि फिक्स्ड नहीं है, मतलब वेरिएबल खर्चे दिया है आपको। मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? वेरिएबल कॉस्ट गिवन थी। नॉन स्टैंडिंग का मतलब ही क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। कितनी है ये? 80% है। ये कितनी है? 80% है। और अमाउंट कितनी है इसकी? 3,20,000। ये काय का 80% है? तो टर्नओवर का। टर्नओवर का मतलब ही क्या होता है? सेल। टर्नओवर का मतलब ही क्या होता है? सेल। यानी कि आपका सेल कितना परसेंट होना चाहिए? 100%। तो सेल की अमाउंट निकाल सकते हैं क्या? यस। कैसे निकलेंगे? ये 3,20,000 खुद में कितना परसेंट है? 80। तो डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 4 लाख। तो टर्नओवर की अमाउंट 4 लाख। कैसे ही क्लियर है क्या? ओके। तो अगर आप टर्नओवर में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन को हम क्या भी बोलते हैं? ये कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आपका? 80,000। ओके। उसके अलावा आपको आगे क्वेश्चन में और भी जानकारी दिया है, जैसे कि आपको दिया सैलरी एंड वेजेस। तो मुझे बताइए सैलरी एंड वेजेस आपका कैसा खर्चा है? फिक्स्ड। ठीक है। सैलरी एंड वेजेस के बाद हमारे पास दूसरा कौन सा खर्चा दिया हुआ है? तो सैलरी एंड वेजेस मैं टोटल स्टैंडिंग चार्जेस निकाल रहा हूँ। मैं क्या निकाल रहा हूँ? टोटल स्टैंडिंग चार्जेस निकाल रहा हूँ। सो टोटल हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब टोटल फिक्स्ड खर्चे कितने हुए हैं हम वो भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास फिक्स्ड खर्चों की अगर बात करूँ तो हमारे पास सैलरी दिया हुआ है। ठीक है। क्या दिया हुआ है हमारे पास? सैलरी एंड वेजेस। कितना है हमारे पास सैलरी एंड वेजेस? सैलरी एंड वेजेस 60,000। उसके अलावा सैलरी एंड वेजेस के अलावा और कौन से फिक्स्ड खर्चे हमारे पास? बोलिए। कितना? डायरेक्टर फीस। कितना है डायरेक्टर फीस? 800। 2800 मेरे ख्याल से। नहीं, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस है। ओके। इंश्योरेंस कितना है? 2,800। कितना? 2,800। फिर कौन सा एक्सपेंसेस? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कितना है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस? 8,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। फिर कौन सा खर्चा है उसके बाद? 8,000। कितना है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस? 6,200। ये क्या है आपका? रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। फिर क्या है? पोस्टेज एंड स्टेशनरी। कितना है? 600। पोस्टेज एंड स्टेशनरी 600। फिर कितना है? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स कॉस्ट। ये भी अपनी फिक्स कर चाहिए। यस, लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना? 20,000। फिर उसके अलावा आप लोगों को नॉन रिकरिंग इनकम दिया है, इसको नहीं लेना है। और फिर नेट प्रॉफिट दिया है 61,600। ओके। तो मुझे बताइए ये टोटल मार करके कितना आ रहा है? 80,000। तो ये 98,000। कितना? 98,400। 98,400 बोल रहे हैं आप। 91 बोल रहे हो? 98,400 आ रही बराबर? ओके। तो टोटल हमारी स्टैंडिंग चार्जेस कितनी हो गई? स्टैंडिंग चार्जेस कितने हो गए? ये 98,400। यानी हमको इसका कवरेज लेना ही लेना है। और हमको साथ में किसका कवरेज लेना है? प्रॉफिट का। तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है। ठीक है। क्वेश्चन में आपको कितना प्रॉफिट गिवन है? 61,600 का नेट प्रॉफिट गिवन है आपको। लेकिन ये नेट प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ है। ठीक है। आपको जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है? 61,200 का नेट प्रॉफिट गिवन है। लेकिन
सॉरी 600, तो लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसमें कुछ नॉन रिकरिंग इनकम भी जुड़ी हुई है। ऐसी इनकम जो कौन से नेचर की है, नॉन रिकरिंग नेचर की है, ठीक है। और इसमें नीचे पैराग्राफ पढ़ो, क्या लिखा है पैराग्राफ में। पैराग्राफ में बोला है इट इज एंटिसिपेटेड दैट द करंट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर विल बी इंक्रीज बाय 15%। आपका टर्नओवर कितने से बढ़ जाएगा? 15% से। ओके, फिलहाल अभी आपका टर्नओवर कितना है? 4 लाख। और आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 3,20,000। ठीक है, 3,20,000। तो उसमें से आप खर्चे करके, फिक्स खर्चे करके कुछ कमा लेते हो, कुछ बचा लेते हो, राइट। अच्छा, कितना आपका कंट्रीब्यूशन बच जाता है? 20%, जो कि अमाउंट टर्म्स में देखा जाए तो 80,000, ठीक है। तो ये 20% आपका क्या है? कंट्रीब्यूशन है। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ, अगर भविष्य में आपका इंक्रीज कितने से हो जाएगा सेल? इंक्रीज इन सेल कितने से सेल बढ़ जाएगा भविष्य में? अभी 4 लाख है, तो भविष्य में और 15% से सेल बढ़ जाएगा क्या? मतलब टोटल भविष्य में सेल कितना बढ़ जाएगा? 60,000। अच्छा, सेल बढ़ेगा तो साथ साथ तो साथ वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा क्या? हाँ। सेल बढ़ता है तो कौन सी कॉस्ट भी बढ़ती है? वेरिएबल कॉस्ट। तो 4 लाख के पीछे सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट कितना आपका? जैसे 60,000 है तो 60,000 का 80% वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगा क्या? तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 48,000। 48, मतलब ये सेल बढ़ने की वजह से आपके प्रॉफिट में कितना इंक्रीज होगा? इंक्रीज इन प्रॉफिट। कितने का इंक्रीज होगा प्रॉफिट में? 12,000 का, ठीक है। यानी कि 12,000, यानी कि 60,000 सेल है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो तो इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना होता है? 12,000। यानी भविष्य में आपका प्रॉफिट 12,000 से बढ़ जाएगा। लेकिन एक इनकम थी 10,000 रुपए की, ये अगर आप देख पा रहे हो तो एक इनकम है 10,000 की, देखिए ये कैसी इनकम है? ये इनकम है नॉन रिकरिंग नेचर की। क्या ये भविष्य में होने वाली इनकम है? नॉन रिकरिंग नेचर है क्या? तो क्या भविष्य में होंगी क्या ये? नहीं, रिकरिंग बार बार होती है। नॉन रिकरिंग मतलब जो कभी कभार होती है। तो ये इनकम भविष्य में होने वाली नहीं है, क्योंकि नॉन हमारी रिकरिंग नेचर है, इरेगुलर इनकम है। तो ये इनकम को मैं कर देता हूँ ऐड, जो भविष्य में बढ़ने वाली है। लेकिन मेरी नॉन रिकरिंग जो आइटम है, नॉन जो रिकरिंग इनकम थी हमारे पास, कितनी थी नॉन रिकरिंग इनकम? 10,000। ये हटा देता हूँ, क्यों? क्योंकि ये तो भविष्य में होने वाली ही नहीं है। तो मुझे भविष्य में कितना प्रॉफिट मिल सकता है? तो 61,600 में 12,000 ऐड कर दो और 10,000 को लेस कर दो, कितना आएगा? 63,600। तो ये नेट प्रॉफिट आने वाला है जो आपको फ्यूचर में मेंटेन करना है। अच्छा, यानी आपको नेट प्रॉफिट इतना कवर करना भविष्य के लिए और इतने स्टैंडिंग चार्जेस कवर करने हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी आनी चाहिए? टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी शुड बी कितनी की होना चाहिए? तो नेट प्रॉफिट का भी कवरेज चाहिए प्लस स्टैंडिंग चार्जेस का भी कवर चाहिए। तो दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस। तो दोनों को अगर प्लस कर देंगे 63,600 प्लस 98,400, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाता है? 1,62,000। तो आपने कितने का क्लेम पॉलिसी लेना चाहिए? 1,62,000 का। ये आपका अबाउट ऑफ पॉलिसी होना चाहिए था, पॉलिसी नोट। समझा क्या? पक्का? जहाँ गड़बड़ कर रहे थे समझ में आई गड़बड़ कहाँ हो रही थी? ओके, चलो बढ़ा जाए फिर आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 20। मैंने यहाँ से चालू किया सॉल्यूशन और इधर लाकर खत्म किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी के कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ओके, सो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था आपको? बोला था फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स असर्टन द वैल्यू ऑफ क्लेम अंडर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। आपको वैल्यू ऑफ पॉलिसी दिया था 50,000, मतलब ये अमाउंट ऑफ पॉलिसी है। इंडेमिनिटी पीरियड दिया है 6 महीने का। आग कब लगी और बिजनेस कब तक के हमारा डिस्टर्ब्ड हुआ। मतलब आपको अगर देखा जाए तो यहाँ से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब कितने महीने तक आपका बिजनेस डिस्टर्ब्ड रहा? 5 महीने। ओके, अब आपको आगे क्या बोलता है? सेल्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2003, मतलब ये पूरे 12 महीने का सेल है आपका, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर का मतलब जो शुरुआत 1 जनवरी को हुआ होगा और 31 दिसंबर को खत्म हुआ होगा। अच्छा, ये लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट भी दे रहा है और लास्ट ईयर का क्या भी दे रहा है। तो इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप क्या निकाल सकते हो?
जीपी रेशियो निकाल सकते हैं क्या अपन? ठीक है, क्या निकाल सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर? जीपी रेशियो कितना आ जाएगा अगर मैं जीपी रेशियो की बात करूँ तो? चलिए बताइए मेरे साथ साथ आप लोग। जीपी रेशियो आप लोगों ने निकाला है, कितना परसेंट आया है? 25 25% बोल रहे भाई। नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स लास्ट ईयर का इनटू 100, तो कितना परसेंट आ जाता है? 25 पक्का? यस। 26,000 प्लस 34,000, ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 100, क्या निकल गया आपका? जीपी रेशियो। ओके, फिर आगे आपको देखो ये कब से कब तक का सेल दिया है। 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 30 सितंबर 2004, मतलब आग लगने के जस्ट पहले के 12 महीने का सेल है क्या? जिसको हम लोग स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टर्नओवर या स्टैंडर्ड सेल। तो 3 लाख रुपए जस्ट 12 महीने पहले का है। और आपको ये कब का सेल दिया है? 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 29 फरवरी 2000, मतलब ये आपका इंडेमिनिटी पीरियड का सेल है क्या? ये एक्चुअल सेल है क्या आपका? ये इंडेमिनिटी पीरियड का एक्चुअल सेल है क्या? जिस ड्यूरेशन में आग लगी थी ये उस ड्यूरेशन का सेल है। ओके, मतलब आपको एक्चुअल सेल पता है। और सेम यही लास्ट ईयर में इसी इंडेमिनिटी पीरियड में जब मैं लास्ट ईयर में चेक करूंगा, मतलब ये मेरा स्टैंडर्ड सेल इन इंडेमिनिटी पीरियड है क्या? स्टैंडर्ड सेल इन इंडेमिनिटी पीरियड, मतलब सेम जो फायर वाला ड्यूरेशन था लास्ट ईयर, उस ड्यूरेशन में कितना सेल होता था? स्टैंडर्ड सेल इन इंडेमिनिटी पीरियड बराबर 60,000 का। और ट्रेंड कितना है बोलता है? 10%। ठीक है, तो मैं शॉर्ट सेल आराम से निकाल सकता हूँ क्या? 60,000 में 10% प्लस कर दूंगा तो मेरा जो नया कितना आ जाएगा? 66,000। और उसमें से एक्चुअल माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 55,000। ये क्या आ गया? 55 नहीं 51। तो 51,000 क्या आ गया आपका? शॉर्ट सेल। क्या आ गया? ये शॉर्ट सेल आ गया आपका। 51,000 का शॉर्ट सेल है। और शॉर्ट सेल पर जीपी रेशियो अप्लाई कर दो तो आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल मिल जाएगा। कितना? 12,750। तो ये आपको क्या पता चल गया? लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल में कितना नुकसान होता है वो पता चल गया। कितना? 12,750। अच्छा, वैसे स्टैंडर्ड सेल भी पता है कि अपने को 3 लाख, लेकिन 3 लाख में 10% प्लस करेंगे क्या? 3 लाख में क्या करेंगे? 10% प्लस 3,30,000, और उस पर भी जीपी रेशियो अप्लाई कर दो 25%। तो ये क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टैंडर्ड सेल। लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन कितना? 82,500। कैसे निकला ये? तो पहले 3 लाख में आपने 10% प्लस किया तो 3,30,000 स्टैंडर्ड सेल निकल गया 12 महीने पहले का, और उसका 25% निकाल दिया आपने इंटू 25%। यहाँ तक के ओके। अब आपको लॉस ऑफ शॉर्ट सेल भी पता है और लॉस ऑफ स्टैंडर्ड सेल भी पता है, और आपको अमाउंट ऑफ पॉलिसी भी पता है। तो क्या एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लगाया जा सकता है? क्या होता है उसका फॉर्मूला? ओके, यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्यूशन से विजिट भी कर सकते हैं। 25% का जीपी रेशियो बराबर था, आपका शॉर्ट सेल भी बराबर था, शॉर्ट सेल का ये भी बराबर था, लॉस ये भी बराबर है, और अमाउंट ऑफ पॉलिसी गिवन है। तो कितना आ जाएगा? आपका फॉर्मूला क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट, जितना भी आपका प्रॉफिट का नुकसान हुआ, लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टैंडर्ड सेल बराबर। ठीक है, कहां पर प्लस है? ये प्लस है। ठीक है, चलिए। तो नहीं सॉरी, इंटू तो आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाइड आएगा, प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाइड आएगा। ये इन्होंने गलत किया यहाँ पर। आप अपना अपने हिसाब से करो, हमको अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है भाई। 12,750 डिवाइडेड बाय 82,500 इंटू 50,000 कितना आ रहा है? 12,750 डिवाइडेड बाय 82,500 इंटू 50,000 कितना आ रहा है?
7,727 रुपए, ये आपका अमाउंट ऑफ क्लेम बनता है। मतलब आप इतना अमाउंट ऑफ क्लेम कर सकते हो। यहाँ इनटू का सिंबल है। डन हो गया। बढ़ा जा सकता है आगे या पूरा सॉल्व करके देना है ये क्वेश्चन? नहीं सर, हो गया। हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 रहा आपकी स्क्रीन पर। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ क्लेम। क्या निकालना है अपने को? अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है अंडर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इंडेमिनिटी पीरियड दे दिया कि सीधा सीधा 4 महीने का। फिर उसके बाद डेट ऑफ हायर और डिसलोकेशन पीरियड, मतलब हमारा मैंने 4 महीने के लिए अफेक्ट रहा था क्या? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 1 अगस्त तक के रहा, मतलब 4 महीने। ओके। उसके अलावा हमको सम इंश्योर्ड अमाउंट दिया है, मतलब ये अमाउंट ऑफ पॉलिसी है क्या? अमाउंट ऑफ पॉलिसी गिवन है। अच्छा, फिर सेल फॉर द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, मतलब ये लास्ट ईयर का सेल गिवन है। क्या गिवन है? लास्ट ईयर का सेल। अच्छा, नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है क्या? और वहीं पर स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द, तो आपको स्टैंडिंग चार्जेस लास्ट ईयर के दिए क्या? ओके, स्टैंडिंग चार्जेस लास्ट ईयर के। और ये सेल फॉर द डिसलोकेशन पीरियड, मतलब आग जिस ड्यूरेशन में लगी थी 2004 में लगी थी। यस, तो जिस ड्यूरेशन में, मतलब एक्चुअल सेल है क्या? आग लगने वाले पीरियड का ये क्या है? एक्चुअल सेल। और ये सेल फॉर द ईयर एंडेड, ये लास्ट आपका जस्ट 12 महीने पहले का है क्या? 1 अप्रैल को आग लगी थी 2004 और जस्ट उसके 12 महीने पहले का सेल है क्या ये? मतलब स्टैंडर्ड सेल है। कौन सा सेल है? स्टैंडर्ड। और बोलता है सेल्स फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड इन द प्रीसीडिंग ईयर, मतलब कि ये सिमिलर सेल बोलता है लास्ट ईयर सेम पीरियड में कितना था। अच्छा, ये इंडेमिनिटी, लास्ट ईयर का इंडेमिनिटी बता रहा है क्या? मतलब अगेन स्टैंडर्ड सेल है बट इंडेमिनिटी पीरियड का है क्या? मतलब जिस ड्यूरेशन में आग लगी थी लास्ट ईयर उसी ड्यूरेशन में कितना, बराबर सारी चीज दी है। बोलता है द पॉलिसी कंटेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्लॉजेस विच स्टिपुलेटेड फॉर इंक्रीज इन टर्नओवर स्टैंडर्ड एनुअल बाय 10%। 10% ट्रेंड है क्या? अपवर्ड ट्रेंड है बिजनेस के अंदर। सेम 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 एज क्वेश्चन नंबर 21 निकाल लोगे? होमवर्क दे दूं ये? पक्का? ओके। जीपी रेशियो वगैरह पहले निकाल लोगे, फिर उसके बाद आपने शॉर्ट सेल निकाल लेना है, फिर शॉर्ट सेल के बाद वो प्रॉफिट लॉस निकाल लेना है ऑन शॉर्ट सेल और फिर स्टैंडर्ड सेल के ऊपर का, और फिर आप अपना एवरेज क्लास का क्या कर देंगे? फॉर्मूला लगा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। डन डन। बढ़े आगे। तो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की, राइट? चलिए, सो देखो, जिन स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है कि यार इसमें कौन सा सेल कहाँ का है, कैसा है, कंफ्यूजन होता है, तो मैं यही वाले को क्वेश्चन को एक बेस मान लेता हूँ। चलो, यही वाला क्वेश्चन एक बेस पकड़ लेते हैं अपन, ठीक है? और इस बेस को अपन लोग देखते हैं डिस्कस करके, ठीक? तो जैसे आप लोगों को कंफ्यूजन है ना सेल के अंदर कि कौन सा सेल कब लेना चाहिए, ठीक है? नहीं हुई है तो ओके। चलिए, सो देखो, आप लोगों ने ना एक टाइम स्केल बना लेना, सबसे बढ़िया प्यारा सा क्या कर लेना, टाइम स्केल बना लेना, ठीक है? ये हमारा, मैं दो टाइम स्केल बना लेता हूँ, ठीक है? आपको समझाने के लिए मैं 2 ही टाइम स्केल बना देता हूँ। ये हमारा जो साल में आग लगा, मतलब करंट ईयर का टाइम स्केल हो गया, और ये क्या हो गया हमारा? लास्ट ईयर का टाइम स्केल हो गया, ठीक है? जैसे मेरा इस क्वेश्चन में आग कब लगी है हमारी? 1 अप्रैल 2003 में आग लगी, और बिजनेस डिस्टर्ब्ड कब तक रहा हमारा? 1 अगस्त 2004 कब तक है? फिर आग भी 2004 में लगी होंगे, आग भी फिर 2004 में लगे होंगे, ठीक है? तो ये जो आग लगने वाला पीरियड होता है ना, ये पीरियड यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है? इस पीरियड को एक्चुअली बोला जाता है इंडेमिनिटी, या फिर आप इसको इंडेमिनिटी लॉस नाम नहीं देना चाहते तो ये आपका एक्चुअल पीरियड है जहां आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहा था, एक्चुअल पीरियड है, राइट?
जस्ट इसके, अच्छा हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर है जो शुरू कब से हुआ होगा, 1 जनवरी 2003 से और 31 दिसंबर 2003 नहीं 2001 1 जनवरी 2004 से शुरू हुआ होगा और 31 दिसंबर 2004 पे क्या हुआ होगा, एंड हुआ होगा ये वाला साल। ओके, जस्ट प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर कब से शुरू हुआ होगा, 1 जनवरी 2003 से और खत्म कब हुआ होगा, 31 दिसंबर 2003, बराबर। तो ये लास्ट ईयर का सेल है, जो लास्ट ईयर का जो 12 महीने का सेल दिया जाता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर का सेल, बराबर। अच्छा, और जैसे आग लगी 1 अप्रैल को, तो यहां से रिवर्स 12 महीने देखेंगे, यहां से क्या करेंगे अपन, रिवर्स 12 महीने देखेंगे। तो रिवर्स 12 महीने जहां पर भी खत्म हो रहेंगे, फॉर एग्जांपल ये पिछले साल का 1 अप्रैल 2003 अगर यहां पर आता, ठीक है, लास्ट ईयर का, तो यहां से लेकर ये आग लगने तक का ये जो 12 महीने, क्योंकि जस्ट इमीडिएटली 12 महीने हो गए हैं, तो ये जस्ट जो यहां से लेकर ये जो 12 महीने दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड सेल। कौन सा सेल, स्टैंडर्ड सेल। और उसके अलावा ये जो हमारा एक्चुअल इंडेमिनिटी पीरियड था ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एक्चुअल इंडेमिनिटी पीरियड था, तो ये भी आपका एक्चुअल इंडेमिनिटी पीरियड क्या होगा, लास्ट ईयर भी तो रहा होगा। तो लास्ट ईयर में जो भी उसका यहाँ पर इतने ड्यूरेशन के अंदर सेल आया उसको हम लोग बोलते हैं जैसे स्टैंडर्ड सेल इन इंडेमिनिटी, स्टैंडर्ड सेल इन इंडेमिनिटी। मतलब कि ये जो हम लोगों ने अलग से ये जो पीरियड फाइंड किया ना, ये इंडेमिनिटी ही है, बट लास्ट ईयर के में उस ड्यूरेशन में कितना सेल होता था ये उस चीज के बारे में। तो अपने को इतने तो सेल चाहिए होते हैं। एक कौन सा सेल चाहिए होता है, एक्चुअल सेल, जिस साल आग लगी उसके लिए। उसके अलावा हमको चाहिए होता है हमारा स्टैंडर्ड सेल एट इंडेमिनिटी, स्टैंडर्ड सेल एट इंडेमिनिटी, यानी कि जिस दिन से आपका बिजनेस अफेक्ट हुआ है उस दिन से लेकर जब तक वो ट्रैक्स पे नहीं आ जाता, तो इस ड्यूरेशन को हम कंपेयर करेंगे सेम लास्ट ईयर के ड्यूरेशन से। तो लास्ट ईयर यही 2003 के पीरियड, क्योंकि 4 में तो आग लग गई थी, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल एट इंडेमिनिटी, बराबर। और उसके अलावा एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सेल आता है आपके पास क्वेश्चन में। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सेल होता है वो क्या होता है, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड सेल है उसका मतलब यहाँ पर किस चीज से रिलेटेड है, जब आग लगी है ये डेट पर तो वहां से जस्ट 12 महीने पीछे आ जाओ, तो उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल। आई थिंक सो इतने ही सेल्स आपके पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए क्या है, होमवर्क, एंड 23 पर आएंगे और 23 की बात करेंगे हम लोग, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 का करेंगे अभी हम लोग क्या डिस्कशन। तब तक कि किसी को 22 में कोई प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा कोई मेजर लेवल की प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे अब किसकी, 23 की। आफ्टर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर, आफ्टर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स कि सेल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना, कब का क्या सेल दिया है, वो डिस्कस करने के बाद अब हम लोग आ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और हमारा जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 23। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान दीजिएगा 23 क्या बोलता है, तो 23 बोलता है फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ बालासु कंपनी लिमिटेड एज ऑन 1 मई 2005। आग कब लगी, ठीक है, आग लगी 1 मई 2005। आपको क्या दे दिया, डेट ऑफ फायर। अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक काम करो, आप खंबे बना लो, तो डेट के सर नहीं समझ में आता, मैं एग्जाम में मैसेज करूंगा, ठीक है। तो यहां से आपको डेट ऑफ फायर दिया हुआ है क्या, 1 मई 2005। ये क्या है आपका डेट ऑफ फायर, 1 मई 2005। उसके अलावा
द कंपनी हैड अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर रुपीज 1,20,000, ये अमाउंट ऑफ पॉलिसी है क्या? हाँ चलिए क्वेश्चन में एक और चीज पता चल गई हमको, क्या अमाउंट ऑफ पॉलिसी अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितना? 1,20,000। फिर बोलता है सेल फ्रॉम द 1 मई 2004 से 30 अप्रैल 2000, ये सेल कब से दिया, ध्यान देना इधर देखो, ये आपका 1 मई 2005 को आग लगी है, यानी कि, और इसका साल शुरू कब होता है, ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, मतलब 31/12/2005 को ईयर एंड होता होगा ये वाला, तो शुरू कब होता होगा 1 जनवरी 2005 को, और ये लास्ट ईयर कब शुरू होता होगा 1 जनवरी 2004 को, खत्म कब होता होगा 31/12/2004। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल 1 मई 1 मई से, मतलब यहाँ से 1 मई 2004 से लेकर कहाँ तक का, 30 अप्रैल, मतलब यहाँ तक का 30 अप्रैल 2005 तक का क्या दिया है, सेल। मतलब ये जस्ट 12 महीने पहले वाला है क्या? ये 12 महीने पहले का सेल दे दिया आपको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल। कितना स्टैंडर्ड सेल? 10 लाख। फिर उसके बाद आगे क्या बोलता है, फ्रॉम द 1 मई 2004, मतलब यहां से बात कर रहा है 1 मई 2004 से लेकर 31 अगस्त, इधर ही कहीं आएगा, 31 अगस्त 2004, डिंग रुपीज 3 लाख, और इस ड्यूरेशन में कितना होता है, बोलता है 3 लाख। इस ड्यूरेशन में कितना होता है, ये 3 लाख। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं वो लास्ट ईयर इंडेमिनिटी का सेल मत हो जाए, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड सेल एट इंडेमिनिटी पीरियड बोलते हैं, या फॉर इंडेमिनिटी पीरियड। कितना दिया, 3 लाख। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इंडेमिनिटी पीरियड विच लेटेस्ट 4 मंथ, 4 महीने का इंडेमिनिटी पीरियड है बोलता है आपका। आग कब लगी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब अगस्त तक के 31, वैसे अगस्त देखा जाए तो 30 का होता है, 30 अगस्त 2000। तो ये आपका एक्चुअल कौन सा पीरियड है, लॉस वाला, ठीक है। ये एक्चुअल लॉस हुआ इस ड्यूरेशन में, कितने का हुआ एक्चुअल लॉस, नहीं, कितना एक्चुअल सेल हुआ है, 40,000 का, जबकि होना कितना चाहिए था, 3 लाख। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और तो ये सेल भी समझ में आ गया कौन सा दिया है। फिर उसके बाद आगे बोलता है, द कंपनी मेड अप इट्स अकाउंट ऑन 31 दिसंबर, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो एज। आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है क्या, मतलब 9.5 लाख लास्ट ईयर का सेल दे दिया है क्या, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 70,000। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 70,000। और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस निकालने, तो देखो क्वेश्चन में फिक्स्ड एक्सपेंसेस के नाम से दिया है ऑलरेडी 72,500। तो यहां से क्या निकल जाएगा, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आप लोगों को यहां से आइडेंटिफाई कर लेना है, लास्ट ईयर का सेल दिया है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर का स्टैंडिंग चार्जेस है, जीपीआर आ जाएगा ध्यान से। लेकिन नीचे पैराग्राफ में आपको क्या बोलता है, कंपेयरिंग द सेल फॉर द फर्स्ट 4 मंथ। जब आपने शुरुआत के 4 महीने का सेल कंपेयर किया 2005 में, मतलब बात हो रही है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर 1 महीने को तो आगे लग गई। तो ये जो शुरुआत के 4 महीने थे, यहाँ पर इट वॉज फाउंड दैट सेल्स वेयर इंक्रीज 20%। कितना इंक्रीज होता है बोलता है, 20% से इंक्रीज होता है बोलता है, यानी कि 20% क्या है, ट्रेंड, उतने से हमारा सेल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बस सारी चीज खत्म, करोगे ट्राई। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास में, बट पहले आप लोगों को ट्राई करना है। 24 भी आ जाएगा, ट्राई करेंगे। कौन सा, 24, क्योंकि पूरा डेट दिया हुआ है। दिया तो है वैसे 24, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं, 23 होमवर्क है, 24 की बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इसमें भी तो सारी चीज दी है 24 में। ठीक है, क्या क्या दिया है इसमें, अमाउंट ऑफ पॉलिसी दिया है 12,60,000 का, इंडेमिनिटी पीरियड है 3 महीने का,
आग लगी 31 मार्च 2005 को, ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, मतलब साल की शुरुआत होती है 1 जनवरी को। फिर उसके बाद आप लोगों को सेल्स दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, मतलब ये लास्ट ईयर का पूरा साल भर का सेल है क्या? नहीं, अपना ईयर एंडिंग मार्च होता है बोले ना? नहीं, 31 दिसंबर। कहाँ लिखा 31 दिसंबर को? अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004, मतलब ये आपका कब का होगा? लास्ट ईयर का सेल 42 लाख। और आपको सेल दिया हुआ है 1 अप्रैल 2005 से लेकर 31 मार्च 2005, मतलब ये जस्ट 12 महीने पहले सेल है कि आग लगने के, तो यानी कि ये स्टैंडर्ड सेल है। पर सर ये तो ये वाला मतलब कहाँ कंफ्यूजन है? क्योंकि 1 जनवरी को हमारा स्टार्ट होता है, हाँ तो फिर ये तो 1 अप्रैल को हो रहा है ना। हाँ, तो ये 12 महीने पहले का है ना, जब से आग लगी तब से। फिर 1 इसको होना चाहिए ना, 1 जनवरी को। आता आग म्हणजे बीतात आग लागली ना, त्याच्यावर 12 महिने। यस, आग कब लगी है? आग कब लगी है? 31 मार्च को, तो जस्ट उसके पहले का 12 महीना, मतलब मार्च, अप्रैल, जनवरी, दिसंबर, ऐसा रिवर्स 12 महीने जाओ, तो 1 अप्रैल बराबर से दिया है ना, जस्ट 12 महीने पहला। और फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2004 से लेकर 30 जून 2006 तक का है, मतलब ये इंडेमिनिटी पीरियड लास्ट ईयर वाला दे दिया, मतलब स्टैंडर्ड सेल इन इंडेमिनिटी पीरियड। और आपको 1 अप्रैल 2005 से ये एक्चुअल सेल हो गया क्या? ये क्या हो गया? एक्चुअल सेल हो गया आपका। तो जहां से आप शॉर्ट सेल आराम से निकाल सकते हो। फिर स्टैंडिंग चार्जेस लास्ट ईयर के लिए दिया है, प्रॉफिट लास्ट ईयर के लिए दिया है। अब बोलता है सेविंग इन द स्टैंडिंग चार्जेस बिकॉज ऑफ फायर, इस आग लगने की वजह से हमारा कुछ फिक्स्ड खर्चा बच गया बोलता है, लेकिन एडिशनल एक्सपेंसेस टू रिड्यूस लॉस ऑफ टर्नओवर, लेकिन कुछ एडिशनल क्या हो गया बोलता है, कुछ एडिशनल क्या हो गया हमारे पास, एक्सपेंसेस हो गए बोलता है। कितने? 60,000 के। कितने एडिशनल एक्सपेंसेस? 60,000 के। तो आपको बोला है अज्यूमिंग नो एडजस्टमेंट हैज टू बी मेड अप। अच्छा, अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है बोलता है, यानी आपको एडजस्टमेंट भी करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन वाला। लगभग तो सारी इन्फॉर्मेशन जानी पहचानी, मतलब कि पूरी पुरानी इन्फॉर्मेशन है। बस ये बात का ध्यान रखिएगा कि आखिरी में आपको उसने बोला है एडिशनल एक्सपेंसेस टू रिड्यूस लॉस ऑफ टर्नओवर, कितना? 30,000 का एडिशनल खर्चा होता है, ठीक है, नहीं सेविंग होती है, जबकि एडिशनल एक्सपेंसेस कितने का होता है? 60,000। तो अगर देखा जाए तो 30,000 हम क्या कर लेते हैं, सेव, हमारा सेविंग है 30,000 का, तो हमारा जो भी लॉस आएगा उसमें से 30,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि उतना लॉस हमारा क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है, तो उसको माइनस करके हम लोग क्लेम अमाउंट निकालेंगे। चलिए, तो एक बार ये वाला भी क्वेश्चन कौन ट्राई करेगा? आप लोग एक बार ट्राई तो कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 24। ये भी क्या है आपके लिए? होमवर्क। ओके, सो लास्ट 25 एक क्वेश्चन देख ले पहले, फुल स्क्रीन पर कर देते हैं। लो, कौन सा क्वेश्चन है? 25। कौन सा क्वेश्चन है? 25। कहाँ गया 25? ये। अच्छा, थोड़ा ब्लर दिख रहा है आपको क्वेश्चन, बट होप अगर थोड़ा देखें तो अपने को समझ में आ जाएगा। देखिए और रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 25।